ठीक है, चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग स्टार्ट किए थे। प्लानिंग के अंदर टोटल इतना सारा हेडिंग डिस्कस करना है। सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्लानिंग, फिर फीचर्स ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान्स। सबसे पहले आते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग। मीनिंग ऑफ प्लानिंग याद है? प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। ये वाला मीनिंग याद रखना है, 1 मार्क में आता है। दूसरा, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कहाँ हम खड़े हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ पहुँचना है, इसके बीच का जो गैप है ये प्लानिंग है। तो सही से अगर प्लान करके चलेंगे तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट हुआ था। इसमें स्टार्ट करवाया था तो मैं एक कोड भी बताया था, इफ़ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। मतलब अगर तुम सही टाइम में प्लान अपने लिए नहीं बना पाए फिर तुम लोग कंफर्म प्लानिंग कर रहे हो फेल होने के लिए। जो अनप्लान्ड स्टूडेंट होता है ये ऐसी लास्ट मिनट पढ़ाई के भरोसे रहता है और फिर रिजल्ट भी उसका एकदम उम्दा क्वालिटी का आता है। लेकिन वहीं अगर कोई प्लान्ड स्टूडेंट है तो वो हर जगह सक्सेस देखता है लाइफ में। मीनिंग ऑफ प्लानिंग बताओ, क्या था मीनिंग ऑफ प्लानिंग? थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड बाय हुम इट शुड बी डन। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कहाँ हम खड़े हैं और फ्यूचर में हमें कहाँ पहुँचना है उसके बीच का जो गैप है वही प्लानिंग है। फिर इसके बाद हम लोग प्लानिंग के फीचर्स आए थे। शॉर्टकट क्या था? C² P² DFM। सी से क्या था? कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। दूसरा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तीसरा, प्राइमरी फंक्शन। फिर उसके बाद परवेजिव। D से डिसीजन मेकिंग। F से फ्यूचरिस्टिक। M से मेंटल एक्सरसाइज। तो इतना सारा फीचर है ये प्लानिंग का, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, जिसमें सबसे पहले वाले का क्या मतलब था? कंट्रीब्यूट टू ऑब्जेक्टिव। बोलो बोलो। बिना ऑब्जेक्टिव के क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं? नहीं। अगर तुम्हारा उद्देश्य क्लियर नहीं है, बस तुम लोग ऐसे बड़े चलो वाला हिसाब किताब है कि 12th में बस पास होना है, फिर क्या का प्लान करोगे? मत करो प्लान। लेकिन जिन लोग को थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मेरे को रैंक अचीव करना है, मेरे को ज़्यादा परसेंटेज लाना है, उन्हीं लोग प्लान करेंगे। लेकिन जिन लोग ऐसे ऊपर वाले के भरोसे चल रहे हैं उन लोग प्लानिंग नहीं भी करे तो भी चल जाएगा। दूसरा, कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या प्लानिंग कभी रुकता है? नहीं। प्लानिंग एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। 11th में थे तो प्लान किए थे 11th पास करेंगे, 12th में हो तो 12th पास करेंगे, वो होने के बाद कॉलेज का देखोगे, कॉलेज होने के बाद शादी का, शादी होने के बाद बच्चों का। तो ऐसा प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू चलता जाएगा, वो कभी रुकेगा नहीं। प्राइमरी फंक्शन का मतलब, हाँ, मैनेजमेंट का सबसे पहला जो प्राइमरली परफॉर्म किया जाता है वो प्लानिंग है। ये प्लानिंग होने के बाद ही उसके रिमेनिंग फंक्शंस परफॉर्म किया जा सकता है। परवेजिव का मतलब क्या है? यूनिवर्सल। वो चाहे हर ऑर्गेनाइजेशन में हो, सब जगह प्लानिंग होता है। वो स्कूल हो, वो कॉलेज हो, वो रेस्टोरेंट हो, वो होटल हो, कहीं भी हो प्लानिंग हो गई होगा। और वो हर लेवल में भी होता है, चाहे वो टॉप लेवल हो, लोअर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, सब लेवल वाले प्लानिंग अपने हिसाब से करते चलते हैं। डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या पॉइंट है? प्लानिंग कब करते हैं? जब हमारे पास क्या रहता है? बहुत सारा अल्टरनेटिव अवेलेबल रहता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अगर हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ही नहीं तो फिर हम लोग प्लानिंग भी नहीं करेंगे। एक ही ऑप्शन है, मान लो टीचर बोला है कि वेडनेसडे को, थर्सडे को ये पढ़ के आना है, अकाउंट्स का टेस्ट है, तो अकाउंट्स ही पढ़ेंगे। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? लेकिन अगर टीचर बोला है कि मैं अकाउंट्स ही पढ़ा सकता हूँ, BST भी का भी टेस्ट ले सकता हूँ और इको का भी टेस्ट ले सकता हूँ, तो फिर हम तीनों ही पढ़ के जाएंगे, वो देखेंगे क्या आता है क्या नहीं आता है। तो जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन रहता है तभी हम प्लानिंग करते हैं, वरना प्लानिंग की नीड नहीं है। फ्यूचरिस्टिक का मतलब, प्लानिंग हमेशा कब के लिए किया जाता है? फ्यूचर के लिए। क्या पास्ट के लिए प्लानिंग कर सकते हैं? नहीं, बस रिग्रेट कर सकते हैं कि ये गलती कर दी है, ये नहीं कर पाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब दिमाग का यूज होता है इसमें, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है ये। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट किए थे। फिर इसके बाद अगले टॉपिक पे आए थे लिमिटेशन, कि प्लानिंग का क्या क्या नुकसान है। इंटरनल लिमिटेशन अपने सिलेबस में है, तो इंटरनल के अंदर 6 लिमिटेशन पढ़े थे। सबसे पहला नुकसान क्या है प्लानिंग का? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या? उसको बार बार चेंज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि एक ही बार में इतना पैसा लग गया, इतना एफर्ट्स लग गया, इतना टाइम लग गया, तो हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा क्या था? प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर हमारा इन्वायरमेंट बार बार फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंज होता जा रहा है तो फिर प्लानिंग करके कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मान लो जो लोग कोरोना से पहले होटल इंडस्ट्री ओपन करने का सोचे थे होंगे, और कोरोना में आते साथ लोग बाहर का खाना, बाहर रुकना, बाहर स्टे वगैरह सब बंद कर दिए, तो इस वजह से वो होटल इंडस्ट्री पूरा डैमेज हो गया। तो डायनेमिक इन्वायरमेंट है, तो हम जितने लोग भी होटल ओपन करेंगे सोचे थे उनको थोड़ा साल तक होल्ड करना चाहिए था प्लान।
नहीं तो कोई मतलब नहीं देता। इतना दिन तक ओपन कर दिए होटल, उसके बाद कोई आ नहीं रहा है, पूरा वेस्टेज है रिसोर्स का। इसीलिए हमें प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, एक बार जो बना लियो, बार बार अगर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो प्लानिंग काम नहीं कर पाएगा। तीसरा क्या था? प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। इसमें जो भी मैनेजर है वो क्या बन जाता है? ब्लाइंड फॉलोअर, अंधभक्त बन जाता है। उसको जैसा बोला गया, जैसा प्लान में लिखा है वो वैसे ही फॉलो करता है, कुछ भी अपना दिमाग उपयोग नहीं कर सकता। फिर उसके बाद अगला क्या था? प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, क्योंकि हमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स वगैरह को हायर करना पड़ता है। उन लोग 1-2 मिनट का सेटिंग, आधा घंटे का सेटिंग के लिए लाख रुपए चार्ज करते हैं। फिफ्थ क्या था? प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बहुत समय लगता है प्लानिंग करने में। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और पड़े थे ह्यूज कॉस्ट के अंदर, हमारा बेनिफिट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर होना चाहिए या एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बेनिफिट? बेनिफिट इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, तभी वो प्लान को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर खर्चा ज़्यादा है और उससे बेनिफिट आने वाला बेनिफिट कम है तो फिर उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला क्या पढ़े थे? प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। 4 बार लूडो में जीत गए, क्या 5वां बार भी जीतोगे? गारंटी है क्या? नहीं, चाहे कितना भी दिमाग लगा दो, कोई अता पता नहीं है। तो इसीलिए कई बार मैनेजर को भी क्या लगता है, बात नहीं, कई बार मैनेजर को भी लगता है पिछले साल हम लोग ये प्लान अडॉप्ट किए थे तो वो सक्सेसफुल रहा, तो उन लोग आंख बंद करके इस साल भी वही प्लान को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो सक्सेस मिले। तो यही लिखा हुआ है, समटाइम्स मैनेजर है फॉल्स सेंस, उनको एक गलत फहमी रहता है। फॉल्स सेंस का मतलब गलत फहमी। मैनेजर को एक गलत फहमी रहता है कि लास्ट ईयर वो अच्छा सक्सेसफुल कर गया था वो प्लान, तो इस साल भी उसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। लेकिन ये हर बार ट्रू नहीं है कि लास्ट ईयर अच्छा हो गया था तो इस बार भी सही जाएगा। वो लास्ट ईयर मान लो 50% डिस्काउंट दिए थे, अच्छा सेल हुआ था, इस बार भी अगर 50% दे दिए तो कोई गारंटी नहीं। क्या पता इस बार हम महंगे में खरीद के लाएं और हम लोग 50% देने पे हम अपना कॉस्ट को ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसी वजह से सोच के डिसीजन लेना है। हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी पढ़े थे, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, मतलब ऐसे ही तुक्के में डिसीजन नहीं लेना है, प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी बैठाना है और उसके बाद डिसीजन लेना है। तो वही है, प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी ऑफ सक्सेस। ये एक्सटर्नल तो नहीं है ना सिलेबस में? ठीक है, अब अगला टॉपिक पे आओ, प्लानिंग प्रोसेस। ये थोड़ा लेंदी है। कौन सा है? 5th पॉइंट है ये, 5th टॉपिक है प्लानिंग प्रोसेस, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। 5 स्टार टॉपिक है ये, प्लानिंग प्रोसेस। हेडिंग लिखो प्लानिंग प्रोसेस। देखो, सबसे पहला थोड़ा ध्यान से सुनना, मैं ये वाले टॉपिक में ना एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लो दिसंबर में एक कोचिंग ओपन करना है मेरे को, बहुत बड़े लेवल में एक मेरे को कोचिंग ओपन करना है। तो ये कोचिंग ओपन करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा वो हम लोग प्लानिंग के अंदर पढ़ रहे हैं। टोटल 7 स्टेप है और 7 का 7 स्टेप आराम से याद हो जाएगा, कोई बहुत टफ नहीं है। सबसे पहले देखो, जब सबसे पहला जो स्टेप होता है ना वो होता है सेलेक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा उद्देश्य कोचिंग ओपन करना है। कब ओपन करना है? दिसंबर में। तो ये हमारा सबसे जो पहला ऑब्जेक्टिव, मतलब सबसे पहला जो स्टेप रहेगा वो यही रहेगा, सेलेक्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब हम यहाँ ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि दिसंबर में हमें क्या ओपन करना है। उसके बाद फर्दर जो 6 स्टेप्स है वो परफॉर्म किया जाएगा, जैसे डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेलेक्टिंग वेरियस अल्टरनेटिव, आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएटिंग, वो सब उसके बाद है। सबसे पहला स्टेप का क्या नाम है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। मतलब यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हैं कि कोचिंग ओपन करना है, स्कूल ओपन करना है, कॉलेज ओपन करना है, बिजनेस ओपन करना है, क्या ओपन करना है उसका पहले ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप लिखो, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं। क्या हो गया, लिख नहीं रहे हो? हाँ, लिखो। आज भी तन्मय गायब है, आज क्यों? कल तो उसके कोई दोस्त उसके साथ घूमने गया था, बोल रहा था। स्कूल आया था तन्मय? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स लिखो इसके अंदर। क्या हुआ? हाँ, होगा ना, होगा। बस अभी इतना थोड़ा सा लिख लो। हाँ, 6-15 के बाद देखते हैं। लिखो, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। समोसा ही तो खाना है, उसमें क्या ही है। लिखो। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर्स बिगिंस
मैनेजर्स बिगिंस विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब मैनेजर सबसे पहले ये स्टार्ट करता है, सोचता है कि क्या स्टार्ट करना है, बिजनेस चालू करना है, कोचिंग चालू करना है, स्कूल चालू करना है, कॉलेज चालू करना है। मैनेजर बिगिंस का मतलब स्टार्ट कर रहा है विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑल द पॉलिसी प्रोसीजर मेथड आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। एक बार सेलेक्ट हो गया कि स्कूल ओपन करना है, उसके बाद ही तो सारे प्रोसेस हो पाएंगे। तो पहले हमें उद्देश्य डिसाइड करना है कि क्या ओपन करने की बात चल रही है, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऐसा। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस या स्टार्ट विथ सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसीज कॉमा प्रोसीजर्स एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही डिसाइड कर लेना है या पहले सोचना है पैसा है कि नहीं? पहले सोचना है ना पैसा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैं मान लो कुछ भी अर्निंग नहीं हो रहा है और मैं प्लान किया हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा सा बिजनेस चालू करूँगा, एकदम एकर्स तक फैलाऊंगा बिजनेस को, तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मेरे पास फाइनेंशियल लिमिटेशन आ जाएगा। तो इसीलिए पैसा वगैरह फंड्स का अरेंजमेंट है कि नहीं है वो सब देख के डिसीजन लेना है। तो लिखो अगला पॉइंट, द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, the manager set up very clearly the objectives of company, keeping in mind the goals of the company। कंपनी का गोल को ध्यान में रखकर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाता है। जैसे तुम लोग कंपनी के एंगल से बोलो, कंपनी क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। मैं तो एक कोचिंग का बोला, वो मेरे एंगल से बोल रहा हूँ। कंपनी वाले लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर सकते हैं? हाँ, कि हम लोग 10% का सेल बढ़ाएंगे, और हाँ वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव तो सेल को बढ़ाने के लिए होगा कि सेल मेरे को 10% बढ़ाना है इसलिए मैं 10% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ हो सकता है। और बताओ, हाँ ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम सितंबर तक, अक्टूबर तक एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। और ऑब्जेक्टिव, और बताओ, वर्कर का सैलरी बढ़ाना है, हाँ वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम इतना मेहनत करेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर वर्कर का सैलरी बढ़ा दे। ऐसा कर सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे लेबर का टर्नओवर कम कर दे। लेबर टर्नओवर मतलब लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर जा रहे हैं उसको भी हम कोशिश करेंगे कि 2% से कम रहे। इससे ये दिखता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है लेबर के प्रति। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो वही लिखा है, द मैनेजर सेट अप वेरी क्लियरली द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कीपिंग इन माइंड द गोल्स ऑफ कंपनी एंड द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल तो पैसा हो गया, फिजिकल मतलब करेक्ट, जो बिजनेस के असेट्स है उनकी बात हो रही है। तो फिजिकल का मतलब फिजिकल असेट्स जो होते हैं वो मशीन, प्लांट, ये सब। तो कंपनी ये सोचता है कि उसके पास असेट्स है कि नहीं, एट द सेम टाइम पैसे हैं कि नहीं। ये दोनों बातों का ध्यान देकर वो अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है। अगला पॉइंट लिखो, मैनेजर प्रेफर टू set up goals that can be achieved quickly and specific limit of time। Manager prefer to set up goals that can be achieved quickly and specific limit of time। Specific नहीं होगा, specified होगा। Manager prefer to set up goals that can be achieved quickly and specified limit of time। अच्छा, अगर मान लो तुम लोग ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हो, क्या ऑब्जेक्टिव है तुम्हारा 12th में? पास होना, ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव सुनो, मैं वही बता रहा हूँ अभी जो तुम लोग बोले ना, उसी पे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आते हैं कि वो सही है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव ना स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट मतलब एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब जब तुम लोग ना थोड़ा ध्यान से सुनो, जिन लोग ऑब्जेक्टिव नहीं डिसाइड करें, मैं एक बार बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव कैसे होता है। जो तुम लोग ऐसे हवा में तीर मार रहे हो ना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वैसा नहीं।
जब भी ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना तो स्मार्ट होके बनाना है। क्या स्मार्ट का मतलब है? सबसे पहले एस से क्या है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक रहो कि अकाउंट्स में कितना स्कोर करेंगे, बिजनेस स्टडीज में कितना स्कोर करेंगे, इको में कितना स्कोर करेंगे, तुम्हारा एडिशनल सब्जेक्ट में कितना स्कोर करेंगे। ऐसा नहीं कि बस स्कोर करेंगे, ये सोचो कि एक एक सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर करेंगे, सो दैट उसको एक्यूमुलेट करने के बाद हमारा परसेंटेज कितना जाएगा। तो एस फॉर क्या है? स्पेसिफिक। सेकेंड एम फॉर क्या है? मेजरेबल। मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई इसमें लिमिट सेट कर दिए कि मेरे को इसमें 95% लाना है, तो ये मेजरेबल है। ये बिजनेस स्टडीज में मेरे को इतना मार्क्स लेके आना है, तो ये मेजरेबल है कि हम इसको मेजर कर सकते हैं 10%, 95, इतना इतना ऐसा करके। तो ये परसेंटेज हो गया। ए से क्या है? अटेनेबल। मतलब ऐसा होना चाहिए, इसको अचीवेबल भी बोल सकते हैं। टारगेट ये होना चाहिए कि अचीवेबल। ऐसा नहीं कि मान लो क्लास का कोई बहुत ही टॉपर है जो शुरू से टॉपर प्रजाति का है और उसको हम बीट करने निकले और अभी 2 महीने ही पढ़ाई कर रहे हैं बस, और 2 महीने पढ़ाई करके बोल रहे हैं कि हम टॉपर को निपटा देंगे, तो वो पॉसिबल नहीं ना भाई। टॉपर वाला वो शुरू से पढ़ाई में लगा हुआ है और हम कभी कभार पढ़ रहे हैं, कभी कभार नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसे ही है वो टेस्ट। हाँ वही। तो यही मैं बता रहा हूँ कि जो अपना ऑब्जेक्टिव है ना वो ए फॉर अटेनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लो लास्ट का 6 महीना बचा है या मान लो लास्ट का 2 महीना बचा है और टारगेट कर रहे हैं 98% प्लस लाएंगे, तो लास्ट का 2 महीने में वो पॉसिबल ही नहीं है ना। वो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि आ ही जाए, कि आसपास आ जाए, तो वो शुरू से होना चाहिए। लास्ट का कम टाइम है तो वो अचीवेबल ही नहीं है। कई बार हम लोग वेनसडे को तुम लोग भी टारगेट बनाते होगे कि आज इतना चैप्टर का रिविजन कर लेंगे, और इतना ज्यादा वो चैप्टर रहता है कि वो अचीवेबल होता ही नहीं है। हम लोग को पता है अंदर से वो अचीवेबल नहीं है, फिर भी हम लोग अपने आप को टारगेट देने के लिए, कि चैलेंज देने के लिए कि चलो इसको करके देखते हैं, ऐसा बनाते हैं। वाला कोड सुने हो, वेक अप विद डेडिकेशन एंड गो टू स्लीप विद सेटिस्फैक्शन। नहीं सुने? जब उठो तो डेडिकेशन से उठो और जाओ तो सेटिस्फैक्शन से जाओ कि हाँ मैं ये अपना टारगेट को अचीव कर लिया। लेकिन तुम लोग मान लो टारगेट ही वेडनेसडे को बनाओ कि मैं 10 चैप्टर का रिवीजन करूंगा और रात तक बस 1 चैप्टर का रिवीजन हुआ, सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। फिर सुबह तो उठे थे डेडिकेशन से, लेकिन रात में सो रहे हो डिससेटिस्फैक्शन से। तो इसीलिए उठना है डेडिकेशन से और घर में जाके रात में सोना है सेटिस्फैक्शन के साथ कि हम लोग जितना टारगेट था वो अचीव हो पाया। बताओ एस से क्या है? स्पेसिफिक। एस से क्या है? स्पेसिफिक। ये तुम्हारे सिलेबस के ही बता रहा हूँ। अभी तुम लोग एक ऑब्जेक्टिव आगे जाके पढ़ोगे, यही चैप्टर में देखो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? तो ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होना चाहिए। उसमें सबसे पहले एस से क्या था? स्पेसिफिक, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। एम से मेजरेबल, इसमें इतना, इसमें इतना, इसमें इतना, वो परसेंटेज क्वांटिटी टर्म में। और ए से अटेनेबल, अचीवेबल भी बोल सकते हैं, अटेनेबल भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा चीज जिसको अचीव किया जा सकता है। और आर से रेलेवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम लोग अभी जैसे पिछले साल वाले वो संकल्प हो गया, वो 12th में रहते रहते वो प्लान कर रहा था कि मैं सीए फाउंडेशन का दूंगा, वो सीए फाउंडेशन का फॉर्म भी फिल कर दिया था, कोर्स भी परचेज कर लिया था, तो वो 12th का भी बिगड़ जाता। कई लोग मैनेज कर लेते हैं, मैं वो एक्सेप्शनल लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, कई ऐसे भी होते हैं कि वो सीए का मैनेज कर लेते हैं 12th के साथ साथ, लेकिन नॉर्मल जैसे ये बचेली का सिनेरियो बात करें ना, उतना पढ़ाई का माहौल नहीं रहता। तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा 12th के साथ साथ सीए भी निकालूंगा सोच रहा है, उसका भी पढ़ाई कर रहा है, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे वाला हिसाब किताब हो जाएगा। तो इसीलिए अभी 12th में है तो 12th से ही रेलेवेंट रहना है, हम लोग किसी दूसरा इररेलेवेंट चीज़ों को यहाँ पे करना नहीं चालू करना है। इसीलिए वो फॉर्म भी भर दिया था, वो कोर्स भी ले लिया था, मैं मना किया मत कर करके। वो बोला नहीं भैया एक मैं करके देखता हूँ। बोला चल 1 महीना कर, तेरे को खुद को समझ आ जाएगा। 1 हफ्ते बाद बोला नहीं हो पाएगा भैया मेरे से, तो फिर वो अभी छोड़ दिया, अभी फिर चालू किया। सितंबर अटेम्प्ट देने वाला था, मैं मना किया, तो अभी जैन अटेम्प्ट देगा, तो जैन 26 में उसका अटेम्प्ट ड्यू होगा। तो कई लोग ऐसे ही करते हैं ना कि देखो सबसे पहले एक मई अटेम्प्ट होता है, मई के बाद सितंबर अटेम्प्ट होता है, सितंबर के बाद जैन अटेम्प्ट होता है। तो कई लोग क्या करते हैं 12th के साथ सीए का पढ़ के डायरेक्ट मई अटेम्प्ट दे देते, तुम्हारा रिजल्ट आया मई में और मई में ही तुम लोग एग्जाम भी दे दोगे, क्योंकि सीए का फाउंडेशन देने के लिए 12th का रिजल्ट का नीड नहीं रहता, वो पहले से भी दिया जा सकता है, तो वो सब हो जाता है। तो मई में ही पहला अटेम्प्ट लोग कोशिश करते हैं कि मई में ही एग्जाम दे दे, तो उन लोग का थोड़ा टाइम बच जाता है। सीए बनने में जो 4 साल लगता है उनका 3 साल में ही हो जाता है, तो वो भी लोग करते हैं, लेकिन बहुत एक्सेप्शनल लोग होते हैं, हर कोई वो नहीं कर पाता। तो यही वाला पॉइंट है। फिर वो अभी सितंबर में दूंगा बोला, तो मैं उस दिन बुलाया था मैं संकल्प को, तो मैं बोला तुम्हें को बता एक चैप्टर में कितना, एक सब्जेक्ट में कितना कितना हो गया है। तो तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, लॉ में मान लो जैसे 8 चैप्टर में, बोला कितना हो गया, बोलता है 2 चैप्टर, और सितंबर में वो एग्जाम देने वाला था। मैं बोला बाकी कब होगा? भैया अभी कर लूंगा ना, 15 दिन का तो टाइम है। फिर मैं बोला लॉ में कितना हो गया, मान लो ये हो गया लॉ का। अकाउंट्स में टोटल मान लो 30 चैप्टर के आसपास है, 30 चैप्टर में कितना हो गया है? सुनो, तो
जैसे मान लो अकाउंट्स में 30 चैप्टर है, तो 30 चैप्टर में बोला कितना है, तो बोला भैया 11-12 में पढ़ा था उतना ही वाला चैप्टर, कुछ एडिशनल नहीं पढ़ा हूँ। 11-12 का अराउंड बोल सकते हो 20 चैप्टर आता है, बाकी 10 चैप्टर नया पढ़ना पड़ता है। तो 10 चैप्टर वो पढ़ा ही नहीं है, कब पढ़ूंगा बोलने से भैया 15 दिन है ना, तो उसमें निपटाऊंगा। फिर उसके बाद इको में अगर देखा जाए तो वो टोटल ऐसा बोल सकते हैं उसमें 15-20 चैप्टर है, तो 15-20 चैप्टर में से कितना, तो 11-12 में भैया जितना पढ़ा था उतना ही है। तो 11-12 में अगर टोटल 20 चैप्टर है तो 11-12 में ऐसा 18 चैप्टर है जो पढ़ा हुआ है, 2-3 नया चैप्टर रहता है, तो वो 2-3 चैप्टर कब करूंगा बोलने से, वो 15 दिन के अंदर करूंगा। अब आता है मैथ्स पे। मैथ्स का नाम चेंज होके हो गया क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 3 पार्ट है। एक है मैथमेटिक्स जो कि है 40 मार्क का, इसके अंदर सब है, डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, जो 12th में मैथ्स रहता है ना वो है 11-12 का। फिर उसके बाद और भी भयानक डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन, सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, वो सब है, लॉगरिथम्स, इंडाइसेस, रेशियोज। वो तो मेरे को भी नहीं पता था। फिर स्टैट्स है, सुनो स्टैट्स होता है 20 नंबर का, जो 11-12 में पढ़े हो वो स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी हो गया जो 10th में पढ़े थे, कोरिलेशन हो गया, ये सब वो उसके अंदर ऐड कर देते हैं, कोफिशिएंट, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, वो जो भी 11th में पढ़े थे ये सब इसके अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद अगला होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में ऐसा 5 चैप्टर है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग मतलब क्या होता है, सन ऐसा इधर आ रहा है तो कौन सा वेस्ट में आएगा, शैडो की उधर आएगा, तुम्हारे दादा के पापा का बेटा कौन होगा तुम्हारा, तो ये सब लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं। ये तो आता है, क्या करे, पढ़ना पड़ता है, मैं भी पढ़ा था इसमें। तुम लोग को पता है मैं जब अपना शीट मंगाया था ना, तो मेरे को लॉजिकल रीजनिंग में 20 में से 18 मिला था, मैं 18 किया था। और मैथ्स में पता है, हाँ और तुम लोग पता है मैथ्स में मैं कितना स्कोर किया था 40 में, एनी गेसेस? मैं बहुत मेहनत किया था, 6 नंबर लाया था बहुत मेहनत करने के बाद इसमें। और इसके अंदर मैं लाया था स्टैट्स के अंदर अराउंड 15-16 के आसपास आया था। ये सबको प्लस कर कितना हुआ, 18, 15, 6, 18, 15 और 6। हाँ मतलब इसमें ना ऐसा बोल सकते हो ये शायद 16 नंबर कुछ आ गया था, ये शायद थोड़ा ज़्यादा आया था 7 नंबर के आसपास। तो मेरा एग्जैक्ट बोल सकते हो 40 में पास होते हैं और मेरा अराउंड ना 42 मार्क्स आया था, मतलब 2 नंबर भी कम रहने से मैं लुढ़क जाता, क्योंकि मैथ्स मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता था। इतना खतरनाक चैप्टर, कॉस्टिंग है वो, मज़ेदार है, वो हो जाता है। तो मैं जब उससे पूछा ना संकल्प से कि संकल्प ये मैथ्स का क्या हाल है, तो बोला भैया मैथमेटिक्स अभी तक चालू नहीं किया हूँ, स्टैट्स पढ़ लिया हूँ, लॉजिकल रीजनिंग में 5 चैप्टर है, 2 चैप्टर हो गया। मैं बोला बाकी कब करेगा, 15 दिन है ना भैया उसमें करूँगा। अब तुम लोग बताओ 15 दिन में 4 सब्जेक्ट, ICI जो अपना इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, वो बोलता है एटलीस्ट 2 महीना रिविजन करना चाहिए एग्जाम से पहले, और वो 15 दिन में सिलेबस निपटाएगा बोल रहा है। तो बताओ वो 15 दिन में सिलेबस करेगा कि क्या? उसके पापा आए फिर कि कैसे बोल दिया जैन में करेगा, मेरा बेटा बहुत पढ़ रहा है, मेरा बेटा 10-10 घंटे पढ़ रहा है। मैं बोला अंकल मैं तो 18 घंटे पढ़ता था, मेरे को पता है आपका बेटा 10 घंटे पढ़ रहा है ना, मैं 18-19 घंटे फाउंडेशन के टाइम में पढ़ता था। अरे मैथ्स की बात नहीं, चैप्टर वो नया डिफरेंशियल कब पढ़ा, वो 11th में डिफरेंशियल है, 11th में वो मैथ्स लिया नहीं। फिर इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा, वो सब ऐसे चैप्टर जो वे बियॉन्ड है। फिर मैं वो अंकल को समझाया, अंकल मजाक नहीं है, एटलीस्ट 1.5-2 महीना तो ICI रिवीजन को मांगता है। फिर बोले नहीं बहुत पढ़ रहा है। मैं बोला बहुत पढ़ रहा है अलग बात है, मैं उसको बुला के पूछा तो उसको कोई आता पता नहीं है, तो इसीलिए फाइनली फिर डिसाइड हुआ कि Jan 26 अटेम्प्ट देगा वो। तो अभी वो Jan 26। किशोर भी सितंबर देने वाला था, उससे भी मैं बात किया, उसको भी बोला Jan दे करके। एक बार में निकलो ना, इतना बड़े टॉपर हो और एक अटेम्प्ट का जब धब्बा लग जाता है ना, पढ़ाई करने का मन नहीं करता। सब लोग बोलेंगे क्या गया, कैसा गया, अटेम्प्ट लग गया। सोचो टॉपर, स्कूल का टॉपर और अटेम्प्ट लग गया, बहुत डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है। इसीलिए एक शॉट में सीधा 1 गो पे निकलो, ऐसा बोला मैं। ये वाला पॉइंट है। हाँ वही तो मैं क्या बोल रहा था, एस से क्या था स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अटेनेबल या अचीवेबल, आर से रेलेवेंट। 11th में हो तो 11th का पढ़ाई करो, 12th में हो तो 12th का पढ़ाई, और उसके बाद में हो तो बाद का पढ़ाई। और टी से टाइम बाउंड, मतलब हमें कोशिश करना चाहिए कि हम टाइम में बाउंड रहे।
ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे हैं बड़े चलो बोल के वो एग्जाम से एक दिन पहले तक कोर्स ही निपटा रहे हैं। तो वैसा नहीं होना, एक टाइम के बाद हम लोग का सैम्पल पेपर चालू हो जाना चाहिए। मैक्सिमम ऐसा होना चाहिए कि जैन से तो अपना सैम्पल पेपर कंप्लीट मतलब चालू हो जाना चाहिए सॉल्व करना। साइड बाय साइड रिवीजन चल रहा है, साइड बाय साइड जैन या जैन मिड से बोल सकते हो रिवीजन चालू हो जाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो एग्जाम से 10 दिन पहले का गैप निकालते हैं, वहाँ सैम्पल पेपर करते हैं। सैम्पल पेपर एटलीस्ट 10 साल का करना चाहिए, और 10 साल का सैम्पल पेपर कहाँ हो पाएगा 10 दिन के गैप में? वो हो ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तीन घंटे का टाइम लगा के आराम से हो सकता है। एक साल का 2 साल का सही है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हो गया? ठीक है, तो ये लिख लिया ना। एग्जाम्पल में लिखो, अपने एग्जाम्पल में मान लो दिसंबर में कोचिंग क्लास ओपन करना है। ये अपना एग्जाम्पल है, बस समझने के लिए, ये एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ये अभी बस अपने समझने के लिए। बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है प्लानिंग का? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। पहले हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले फिजिकल रिसोर्स भी देखना है और फाइनेंशियल भी देखना है, असेट भी चेक करना है और पैसा भी चेक करना है कि नहीं है। और जैसे अपने एग्जाम्पल में दिसंबर में कोचिंग क्लास ओपन कर रहे हैं, ये प्लान हुआ है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। अब सेकेंड लिखो डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस या डेवलपमेंट ऑफ प्रेमाइसेस, किसी को आइडिया है डेवलपमेंट ऑफ प्रेमाइसेस मतलब क्या होता होगा? हाँ, नॉलेज क्या अक्वायर? क्वेश्चन पेपर करवाना है, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस वो उसके बाद होगा, इसके बाद वाले स्टेप में। इसमें क्या होगा ये बताओ? वो आइडेंटिफाइंग वेरियस अल्टरनेटिव के अंदर वो होगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, एनसीईआरटी करवाना है। हाँ करेक्ट। यहाँ हम लोग अजम्पशन लेते हैं कि देखो इतने बच्चे आएंगे तो उसके लिए इतना जगह लगेगा, कहाँ ओपन करना चाहिए। मान लो मैं कोचिंग क्लास ओपन करने का प्लान कर रहा हूँ, पैसा भी है, असेट भी है, सब कुछ है, और मैं ओपन किया हूँ वो उधर रेलवे स्टेशन है उसके पीछे तरफ उधर, वहाँ पे क्या आएंगे लोग? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अजम्पशन कर रहे हैं। सही बात है। तो डेवलपमेंट ऑफ बात नहीं सुनो, प्रीमाइसेस का मतलब होता है अजम्पशन। हम लोग ऐसे दिमाग में सोचते हैं 200 बच्चे आएंगे तो इतना बड़ा ऑडिटोरियम जैसा जगह होना चाहिए, यहाँ पे ओपन करना चाहिए, वहाँ ओपन नहीं करना चाहिए। तो जो सोचने का काम होता है, सोच विचार का काम, उसको बोलते हैं प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब घर उर बनाना नहीं है, यहाँ हम लोग अजम्पशन ले रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि इतने बच्चे आएंगे, यहाँ ओपन करना चाहिए, ये सब। तो वो है डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस। लिखो इसके अंदर पॉइंट, प्रीमाइसेस रेफर्स टू making assumption, premises refers to making assumption regarding future। हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, कुछ assumption लेते हैं कि इतने बच्चे आने चाहिए, यहाँ पे ओपन करना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ premises, premises refers to making assumption regarding future। Second point, premises are the base on which plans are made। premises एक बेस होता है, उसके ऊपर प्लान बनाया जाता है। जैसे मैं सोचा 200 बच्चे आएंगे, अब 200 बच्चे के हिसाब से उनका सिटिंग कैपेसिटी कहाँ होगा, वॉशरूम कहाँ रहेगा, ब्रेक के टाइम में कितना जाएंगे, वो पूरा उसके बाद डिस्कस हो पाएगा। तो एक बार हम लोग डिसीजन लेते हैं, फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद हमारा प्लान उसके ऊपर वो बनाना चालू होता है। अगला पॉइंट लिखो, इट इज़ अ काइंड ऑफ फोरकास्ट मेड कीपिंग इन व्यू existing plan and any past information about various policy। तो मान लो मैं बचेली में कोचिंग चालू कर रहा हूँ, क्या मैं 500 बच्चों का कोचिंग बना सकता हूँ? बोलो। मान लो कोचिंग, मैं कॉमर्स का कोचिंग चालू कर रहा हूँ, क्या मैं 500 बच्चे लोग के हिसाब से बनाऊँ? नहीं, क्योंकि यहाँ पे उतना कोचिंग का नहीं रहता है। और मान लो अगर मेरे को स्टार्ट करना है कोचिंग, क्या मैं बचेली में आर्ट्स का कोचिंग ओपन कर सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। वो सारा सोच विचार इधर करते हैं हम लोग। आर्ट्स के बच्चे है ही नहीं, तो फिर क्या मतलब यहाँ कोचिंग ओपन करके? तो हम लोग बहुत कुछ यहाँ सोच विचार करते हैं, उसके ऊपर हमारा प्लान चालू हो पाता है। फिर लिखा है द अजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। हम जो भी अजम्पशन लेते हैं फोरकास्टिंग के बेसिस पे। मान लो 100 बच्चे के लिए बना रहे हैं, जरूरी नहीं 100 बच्चे आएंगे, ज़्यादा भी आ सकते हैं, उससे कम भी आ सकते हैं, उसके आसपास का बनाया जाता है। द अजम्पशंस आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग। फिर अगला एग्जाम्पल लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
ये 2 पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, लिख लियो तो भी बेहतर है, कोई इशू नहीं। एग्जाम्पल लिख लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोग आएंगे, वेयर कोचिंग शुड बी ओपन, कोचिंग कहाँ ओपन करना चाहिए, आर्ट्स का पढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सब डिसाइड करना चाहिए। अच्छा कोचिंग में, सॉरी किरंदुल में आर्ट्स का कोचिंग ओपन कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, वहाँ BIOP है, वहाँ आर्ट्स का है, तो वहाँ पे आर्ट्स वाले लोग आएंगे, लेकिन यहाँ पे आर्ट्स के हैं ही नहीं, गिन के 10-15 लोग जाते होंगे, तो उन लोग फिर उन लोग कब आएंगे, कब कोचिंग जाएंगे, उस चक्कर में यहाँ पे कोई ओपन नहीं करता। यहाँ बचेली में साइंस का भी कितना अच्छा ओपन, जो करेगा वो पैसे ही पैसे वाला हो जाएगा। साइंस का अगर 11-12 के लिए कोई ओपन किया तो नहीं, वो पांडे नहीं पढ़ाता ना 11-12, वो बंद कर दिया, पिछले साल 11 चालू किया था वो भी हटा दिया। तो जो भी ओपन करेगा, अभी शायद बचेली में कोई भी 11वीं-12वीं का नहीं पढ़ाता है साइंस का। कौन कौन कौन? गौतम, एक लड़की टीचर है, पांडे नहीं पढ़ाता, बंद कर दिया। क्या पता टाइम हुई मैनेज नहीं हो पाया, वो तो उधर भी जाता है ना प्रकाश विद्यालय में, तो फिर कहाँ उसको टाइम में मिलेगा। वो भी है, हिमांशु नायक भी तो जा रहा है। हाँ 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 करेक्ट। कौन जा रहा है लेने समोसे? कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लोग हैं। 11 लोग नहीं है ना, 1 2, हाँ 11 लोग तो है। तन्मय आज एब्सेंट है।